Assalamualaikum everyone. Welcome. I am Mughis Akram and you are watching Tele Medical Education. हमने सेक्शन 20 स्टार्ट किया था बिहेवियरल साइंसेस का। एक वीडियो में हमने पहली सारी चीज़ें डिस्कस की थी, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक है जनाब एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एनुअल का ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन आता है। इसमें आपने मोटी मोटी ये बातें याद रखनी हैं, अपने अल्फाज में भी आप पेपर में लिख सकते हैं। पहली बात यह है कि सवाल ये है कि आप गिफ्ट ले सकते हैं या नहीं। ना इसका जवाब ना है और ना ही इसका जवाब हाँ है। उसकी वजह यह है कि कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं जो आप ले सकते हैं और एक टाइम फ्रेम के साथ ले सकते हैं, और कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं जो आप ले ही नहीं सकते। पहली बात याद रखें कि ड्यूरिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट आप किसी किस्म का कोई गिफ्ट नहीं ले सकते। जब एक मेडिकल ट्रीटमेंट सक्सेसफुली मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद आप पेशेंट से गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वो कौन कौन से? नंबर 1 बुके ऑफ फ्लावर्स, उसके बाद अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। ये 2-4 चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। फूलों का एक दस्ता ले सकते हैं, चॉकलेट ले सकते हैं और कोई बिस्किट वगैरह ले सकते हैं या मिठाई ले सकते हैं। उसके बाद आप कौन से गिफ्ट्स नहीं ले सकते? किसी भी किस्म का एक्सपेंसिव गिफ्ट आप नहीं ले सकते। आपने पेशेंट को बोलना है, जब पेशेंट आपको ये गिफ्ट दे तो आपने कहना है कि ये गिफ्ट मैं नहीं ले सकता इसलिए कि ये मेरे प्रोफेशन के मुताबिक नहीं है, इसकी मेरा प्रोफेशन मुझे इजाज़त नहीं देता। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं, आपने इस क्वेश्चन में ये बात भी ऐड करनी है कि आप एक्सपेंसिव गिफ्ट्स रिसीव क्यों नहीं कर सकते। उसकी वजह हो सकती है कि पेशेंट आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि आपकी वो अटेंशन लेना चाहता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की, कि मुझे वक्त दे, मेरा ध्यान रखे। आपने उसे अश्योर करना है कि मैं ये गिफ्ट आपसे रिसीव नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके मरीज़ की मुकम्मल उसी देखभाल करूँगा, एक प्रोफेशनली उसको ट्रीट करूँगा। आप गिफ्ट उससे रिसीव नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, उससे अगला टॉपिक है सेक्सुअल बाउंड्रीज वायलेशन, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स इन द मेडिकल सेटिंग। अक्सर औकात ये होता है कि जो डॉक्टर्स हैं और जो दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है उनके दरमियान जो हैं काम करते करते सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी डेवलप हो जाते हैं। ये टोटली अनएथिकल हैं और इलीगल हैं। इसी तरह यही रूल जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होगा कि वो भी जब हॉस्पिटल्स में जाएं सीखने के लिए तो वो भी उधर जो स्टाफ है, पैरामेडिक्स है, नर्सेस हैं, किसी भी किस्म के सेक्सुअल रिलेशनशिप्स उनके साथ अनएथिकल हैं और इलीगल हैं। उसके बाद हम देखते हैं चार्जेस एंड फी, पेशेंट से, कुलीग से, टीचर्स से, मेडिकल स्टूडेंट से। पहली बात यह है कि जो बाहर के कंट्रीज़ हैं उसमें ये होता है कि जब कोई डॉक्टर अपना क्लिनिकल सेटअप लगाता है तो जो गवर्नमेंट है वो उसको गवर्न करती है कि आप इतने मरीज़ दिन के देख सकते हैं, आपकी ये एजुकेशन है, ये आपकी स्पेशलिटी है, उसके मुताबिक आप अपनी फ़ी चार्ज कर सकते हैं, और इतने मरीज़ से ज़्यादा आप एक मरीज़ भी नहीं देख सकते, इतने देखेंगे तो इतना टैक्स देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में हर कोई अपनी मर्ज़ी से आता है, क्वैक्स आते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से फ़ी चार्ज करना शुरू कर देते हैं, वो कंसल्टेंट भी नहीं होते। जो हाईली कंसल्टेंट प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से फ़ी चार्ज कर सकते हैं सिर्फ। और दूसरी बात यह है कि अपने कुलीग से, अपने टीचर से और मेडिकल स्टूडेंट से और एक्सट्रीमली पुअर पीपल, इनसे आप इखलाकी तौर पर आप उनसे फीस नहीं ले सकते, आपको नहीं लेनी चाहिए। फिर जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप विद द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये शायद एनुअल के हिसाब से, प्रॉफ के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ आपके कैसे रिलेशनशिप होने चाहिए। हमारे यहाँ जनाब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग हैं, पहली बात ये याद रखें कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका एक बजट है जो उसने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना है। अब उस बजट को वो कंपनी जो है वो कट ऑफ नहीं कर सकती, उसको ख़त्म नहीं कर सकती, उसने अपनी दवा तो बेचनी है। हुआ ये कि वो बजट जो है उसका ठीक तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो किधर इस्तेमाल हो रहा है जनाब? डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड, डॉक्टर्स के बच्चों को की स्कूलों की फीसें दी जा रही हैं, डॉक्टर्स के घरों के लिए राशन दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें, सारी मराद जो हैं ये वसूल कर रहे हैं, जो कि हाईली अनएथिकल और इलीगल हैं। अब इस बजट को किधर किधर खर्च होना चाहिए? नंबर 1, 3 जगहों पे ये बजट खर्च किया जा सकता है।
पहली चीज़ ये कि मेडिकल के रिलेटेड जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हों, ये रिसर्च पर्पसेस के लिए ये बजट इस्तेमाल होना चाहिए। नंबर सेकंड ये कि अगर किसी डॉक्टर ने क्लिनिकल सेटअप लगाया है और उसके पास उधर लोगों को फ्राहम करने के लिए मुकम्मल फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई मशीन नहीं है, सिटिंग की कैपेसिटी ठीक नहीं है, और ये सारा का सारा बजट पेशेंट की वेलफेयर के लिए, उस क्लिनिकल सेटअप को बनाने के लिए खर्च किया जा सकता है। और नंबर 3, ये बजट खर्च किधर किया जा सकता है? ये किया जा सकता है कि आपने जब कोई अवेयरनेस क्रिएट करनी है किसी बीमारी के मुतल्लिक, तो उसके लिए जो आपने सेमिनार्स करवाने हैं, जो एजुकेशनल टॉक्स करवानी है, सिटिंग्स करवानी है, उसके लिए आप इस बजट को खर्च कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई एजुकेशनल टॉक हो रही है तो उसमें ज़ाहिर है डिनर और लंच का इस्तेमाल होता है, तो ये अनएथिकल नहीं है, लेकिन अगर कोई अवॉइड करे तो ये एक हाईली प्रोफेशनल एक्टिविटी होगी। उसके बाद आखिरी इस वीडियो में हम टॉपिक देखते हैं मीडिया एंड मेडिसिन। मीडिया पिछले 2 डेकेड से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मीडिया का। मीडिया ने, जब से मीडिया आया, प्रिंट मीडिया था पहले, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया। अब ये है कि देखें कि बीमारी जो है उतनी नुकसान, आदमी को बीमारी नुकसान नहीं पहुंचा रही होती जितना मीडिया पहुंचा रहा होता। आपने कोरोना में देख लिया, मीडिया का ये रोल है कि वो सनसनी ना फैलाए, उसके बाद वो जो बीमारी है उसकी अवेयरनेस को क्रिएट करने के, फैलाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर सकता है। वो कवरेज दे सकता है एजुकेशनल टॉक्स को, वो कवरेज दे सकता है सेमिनार्स को, वो डॉक्यूमेंट्रीज की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। ये सारे के सारे जो मीडिया का एक मेडिसिन के साथ एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है, तो उसको ये कायम रखना चाहिए। ये चीज़ें इसमें मीडिया एंड मेडिसिन में होंगी। थैंक यू।